झारखंड इंटरमीडिएट कोर्स 3 भाग 7 आकलन फीडबैक। तो फीडबैक हम लोग देखते हैं इसके आकलन। विप्लव जी अपनी कक्षा के बच्चों को ऐसा फीडबैक देते हैं जिस पर कार्य करके उनके छात्र सीखने की प्रक्रिया में सफल होते हैं। आपको क्या लगता है विप्लव जी फीडबैक को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों के कार्य को बारीकी से जांचना और उन्हें यह बताना कि उन्होंने कहाँ और कैसे गलती की। दूसरा विकल्प है बच्चों को ऐसी जानकारी देना जिससे उनकी अभी की समझ और सीखने के उद्देश्य के बीच में मौजूद अंतर खत्म हो सके। बच्चों ने जैसा भी काम किया हो उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हर स्थिति में प्रेरित करना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 2। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। एक अच्छा फीडबैक बच्चों को यह जानकारी देता है कि वह अपने सीखने की प्रक्रिया में कहाँ पर है और आगे उन्हें क्या करना है। तो आगे जारी रखे पे क्लिक करेंगे और यहाँ दिया है सुल्ताना जी का मानना है कि हर बार हर कार्य पर अपने छात्रों को फीडबैक देना सकारात्मक फीडबैक की ओर इशारा करता है। सुल्ताना जी के विचार के बारे में आप क्या राय रखते हैं? यहाँ कोई एक ही विकल्प हम चुन सकते हैं। विचार से सहमत हैं अथवा दूसरा विकल्प है इस सोच से असहमत। तो ये दूसरा विकल्प सही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, जारी रखे पर क्लिक करें। यहाँ लिखा हुआ है आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प है। यह जरूरी नहीं कि फीडबैक का असर हमेशा पूरी तरह से सकारात्मक हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों से दिए हुए फीडबैक पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना फीडबैक को प्रभावकारी बना सकता है। इस विचार के पीछे क्या धारणा हो सकती है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। यहाँ जो है दिया हुआ है बच्चे फीडबैक की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे शिक्षक से फीडबैक के बारे में बातचीत करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। बच्चे किसी फीडबैक की उपयोगिता स्वयं तय करते हैं। तो इसका ऑप्शन, तो इसके पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम लोग सबमिट बटन दबाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है पहला और तीसरा विकल्प सही है। फीडबैक का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि बच्चे फीडबैक से क्या अर्थ निकालते हैं। तो हम लोग जारी रखे पे क्लिक करेंगे। यहाँ अगला प्रश्न आ गया है बच्चों द्वारा किए गए किसी भी कार्य के अंत में दिया गया फीडबैक किए गए कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है। इस कथन पर गहराई से विचार करें और फीडबैक देने के इस तरीके पर अपनी राय व्यक्त करें। कोई एक विकल्प हम चुन सकते हैं। फीडबैक देने का यह तरीका सार्थक है या फीडबैक देने के निरर्थक तरीके का उदाहरण है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, यह फीडबैक देने के निरर्थक तरीके का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। फीडबैक देने का सही समय तब है जब बच्चे अपने सीखने के उद्देश्य से संबंधित कार्य कर रहे हों या उसके बारे में सोच रहे हों। तो हम लोग फिर जारी रखे पे क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है शोध में यह पाया गया है कि कॉग्निटिव ओवरलोड सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से फीडबैक देना चाहिए? आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है किन्हीं 2-3 बिंदुओं को चुनकर उन पर फीडबैक देना चाहिए। 2 उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। तीसरा ऑप्शन है हर बिंदु को आसान शब्दों में कहकर फीडबैक देना चाहिए। तो इसका मेरे अनुसार दूसरा विकल्प सही है। उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। सबमिट पर क्लिक करते हैं। आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। अगर शिक्षक फीडबैक के दौरान बच्चों को सीखने के लिए बहुत सी जानकारियां या बहुत सारे कार्य एक साथ देते हैं तो बच्चे इतनी सारी जानकारियों या सुझाव को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। तो हम लोग जारी रखे पे क्लिक करते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है वंदना जी को लगता है कि उन्हें अपने एक छात्र परमजीत को सीखने के उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा फीडबैक देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस स्थिति में फीडबैक देने का कौन सा तरीका सबसे उचित रहेगा?
आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं, लिखित, मौखिक और बच्चों से बातचीत कर। तो मेरे अनुसार बच्चों से बातचीत कर ठीक रहेगा। तो इसमें सबमिट बटन दबाते हैं। तीसरा विकल्प सही है। जब आप बहुत सारा फीडबैक देना हो तो लिखित की बजाय बच्चों से बातचीत कर फीडबैक देना बेहतर होगा। बहुत सारा लिखित फीडबैक बच्चों को हतोत्साहित कर सकता है। अब हम लोग जारी रख पे क्लिक करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हैटी और टिम्परले के अनुसार हम केंद्र बिंदु के तहत 4 स्तरों पर फीडबैक दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी कक्षा के बच्चों को डैश 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 पर आधारित फीडबैक नहीं दूं। आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं, जैसे ऑप्शन है कार्य की प्रक्रिया, आत्म विनियमन और स्वयं व्यक्ति। तो मेरे अनुसार चौथा विकल्प सही है। चलिए सबमिट बटन क्लिक करते हैं। आपका विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है। हम शिक्षक कोशिश कर सकते हैं कि हम व्यक्ति पर आधारित फीडबैक ना दें। इस तरीके का फीडबैक हम कम प्रभावशाली होता है। इसमें बच्चों को सीखने से संबंधित कम जानकारी मिलती है। और जारी रख पर क्लिक करेंगे। फीडबैक देते हुए एक ही समय पर 4 बातों पर ध्यान दिया जाता है और इनके संदर्भ में निर्णय लिया जाता है कि हम क्या फीडबैक देना चाहते हैं। वह 4 बातें इस प्रकार है। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। धारणाएं, केंद्र बिंदु, भाव, कौशल, तुलना, समझ और उद्देश्य। मेरे अनुसार दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां विकल्प सही है। तो हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये भी सही है, आपका विकल्प सही है। दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां विकल्प सही है। हैटी और टिम्परले के अनुसार फीडबैक में ये है क्या, हम 4 तरह के से देख सकते हैं। उसका केंद्र बिंदु, कार्य की प्रक्रिया, आत्म विनियमन और स्वयं व्यक्ति। तो इस प्रकार से, और उद्देश्य। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वरुण, तुमने अपनी कक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह का फीडबैक बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा? आप कोई एक विकल्प ही चुन सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हाँ, उपयोगी रहेगा। दूसरा विकल्प है यह तरीका लाभदायक नहीं है। तो हम लोग दूसरा विकल्प हम चुनते हैं, सबमिट बटन को क्लिक करते हैं। तो आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। बच्चों के काम की तुलना स्वयं दूसरे बच्चों के काम से करना या एक बच्चे के प्रदर्शन की तुलना दूसरे बच्चे के प्रदर्शन से करना, इस तरह के फीडबैक को नॉर्म रिफरेंस्ड फीडबैक कहते हैं। तो हम लोग आगे क्लिक करते हैं, जारी रखे पे। बबीता जी अपनी तीसरी कक्षा के बच्चों को गुणा करना सिखा रही थी। अवधारणा सिखाने के दौरान उन्होंने यह जानना चाहा कि बच्चों को जितना सिखाया गया है उसमें से उन्हें कितना समझ आया है। उन्होंने बच्चों का आकलन किया। इस स्थिति में बबीता जी को किस प्रकार का फीडबैक देना चाहिए? आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ दिया गया है विवरणात्मक फीडबैक और मूल्यांकन पर आधारित फीडबैक। मेरे अनुसार 1 नंबर विवरणात्मक फीडबैक सही है। सबमिट पर क्लिक करते हैं। आपका विकल्प सही है, पहला विकल्प। हम लोग जारी रखे पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है आकलन फीडबैक का पूरा हो गया। अब हम लोग मुख्य आकलन पर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं पैकेज आकलन अंतिम प्रश्नोत्तरी में। हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। हमारा प्रश्न आ चुका है, एक केक के 18x45 तथा 6x10 दो भाग किए गए हैं। आपको सबसे बड़ा भाग लेना है, तो आप कौन सा भाग लीजिएगा? ऑप्शन है 18x45, 6x10 दोनों बराबर हैं और 8x10। तो सही ऑप्शन है इसमें 6x10। हम लोग आगे क्लिक करते हैं। यहाँ प्रश्न है, अपनी कक्षा में बच्चों को चित्रकारी करते हुए एकता जी ने यह समझा कि चित्रकारी करना लिखना सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके बाद यहाँ क्लिक करते हैं, चित्रकारी लिखना सीखने के लिए जरूरी क्यों है? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प को चुनाव करें। तो यहाँ ऑप्शन है, चित्रकारी करने से बच्चों के कौशल विकसित होते हैं। चित्रकारी बच्चों के लिए अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का अहम तरीका है, ताकि बच्चे समझ पाएँ कि बिंदुओं और लकीरों से खुद को व्यक्त कर सकते हैं और उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके
सभी विकल्प सही है, यानी कि अंतिम ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न है, अजय ने अपनी कक्षा 1 में बच्चों को लिखना सीखने को लेकर काफ़ी उत्साहित पाया। आपके हिसाब से बच्चों में लिखना सीखने को लेकर क्लिक करते हैं, इतना उत्साह क्यों होगा? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित और सटीक विकल्प चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ ऑप्शन हम देखते हैं कि है अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए, दूसरे बच्चों से संवाद करने के लिए, बिना याद करे सीखी हुई बातों को लिखने के लिए और अपनी अध्यापिका से संवाद बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन 1 अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए ये सही ऑप्शन है। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रश्न है, शोध में यह पाया गया है कि कॉग्निटिव ओवरलोड सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से फीडबैक देना चाहिए? इसको ऑफ कर देते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं को चुनकर उन पर फीडबैक देना चाहिए। उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो, और हर बिंदु को आसान शब्दों में कहकर फीडबैक देना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से फीडबैक देना चाहिए। तो मेरे अनुसार 2 नंबर, उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो, क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ टोटल क्वेश्चन 4, क्वेश्चन आंसर 4 और क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, सबमिट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा स्कोर है 4/4। तो थैंक यू।